हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो आज के वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या है, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो जो आपके 11वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाया था। तो लास्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था, तो उसके हमने थर्ड पार्ट्स को पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मांग की लोच होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो फिर मैंने आपको वहाँ पर जैसे कि इकाई मतलब पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार और इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर करे। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हो वो आपको फ़ोन पर अपने सबसे पहले मिले। तो इसमें देखेंगे, अदरवाइज आपने नहीं देखा इससे पहले ही कोई वीडियो, तो आप लोग क्या करते हो कि हम प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आप वहाँ पर सारी के सारे आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 आप सारी की सारी वीडियो को आप वहाँ पर इजीली देख सकते हो। तो इसमें हम स्टार्ट क्या करने वाले, तो आज का जो हमारे चैप्टर नंबर 7 है वो है उत्पादन, फलन और एक कारक के प्रतिफल। तो इसमें मैं बता दूं आप लोगों को पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है वो आप लोग आगे देख लीजिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। तो जैसे कि हमने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था कि मांग का सिद्धांत और मांग की लोच वगैरह, तो वो हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर था एक प्रोड्यूसर मतलब एक कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड है। मतलब जैसे कि आप लोग कंज्यूमर हो, मैं हूं, तो मतलब जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, पूरा बेस्ड था। लेकिन ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इसकी जो कह सकते हो इसका जो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए किस पे बेस्ड है अगर मैं बात करूं, तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो वस्तुओं सेवा को गुड्स मतलब जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं ना, उसके ऊपर क्या पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती है उसको अच्छे से समझना है और चैप्टर को डिटेल में, क्योंकि बेसिक आपका अगर अच्छा है तो जो आपका एडवांस में जाओगे तो आपका सारी की सारी चीज़ बिल्कुल आपको ईजी लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप इसको कह सकते हो उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि उत्पादन के कारक मतलब आप किसी भी चीज का उत्पादन करना चाहते हो, लाइक जैसे कि मार्कर आप बनाना चाहते हो या कोई आप गुड्स एंड सर्विस बना सकते हो, या कोई भी आप अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर हमें पैसा चाहिए, हमारे पास मतलब ज़मीन वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे को मतलब कच्चा माल चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे बिल्कुल। और सेम एज इट इज़ तो वही चीज़ें हमें समझना है कि अगर एक प्रोड्यूसर है जो एक सामान बनाता है, तो सामान बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है कि दो चीज़ों की होती है, और वो दो चीज़ें क्या कहलाएंगी, उत्पादन के कारक मीन्स आपका कारक होगा और दूसरा आपका क्या होगा, गैर कारक मतलब आपका फैक्टर और आपका नॉन फैक्टर। इसी को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। देखो अगर आप लोग क्या करते हो कि सुई से लेके मतलब अगर आप सुई से लेके कार तक का प्रोडक्शन अगर आप करना चाहते हो, तो ये चारों कारक जो फैक्टर्स होते हैं आपको बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अगर आपके पास ये कोई मतलब ये इनमें से अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन आप थोड़ा सा आप कह सकते हो एग्रीगेट लेवल पे अगर हम बात करें, मतलब कि बड़े स्तर पर, जैसे कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ऐसे पूंजीवादी समाजवादी में से अगर कोई भी इकोनॉमी है, अगर उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मतलब अगर इन चारों में से अगर आपका कोई नहीं है, तो वो किसी भी गुड्स और किसी सर्विस को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ये समझना है कि कोई भी उत्पादक होगा उसको दो चीजें कंपल्सरी है कि आपका कारक और दूसरा आपका गैर कारक। कारक में किन किन चीजों को कैपिटल करेंगे मतलब काउंट करेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। आप कह सकते हो कि जो आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारे मतलब किस में आएंगे, आपके फैक्टर में। नॉन फैक्टर के मतलब आपको जो एडिशनली चाहिए, मतलब सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए। अब सोचो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं भी अब ये रूम है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा भूमि कह सकते हैं, ठीक, जहाँ पर है, ठीक है। अब पढ़ाने के लिए क्या होता है कि बोर्ड चाहिए, पैसे मतलब कैमरा वगैरह चाहिए, फोन चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको कि वो सारे क्या पैसे लगे तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे, और वहाँ पर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे आप कारक में। अब दूसरा अगर देखें नॉन फैक्टर क्या होता है, नॉन फैक्टर का मतलब कि जिससे आपका प्रोडक्शन बनेगा, जैसे कि आपका कच्चा माल, रॉ मटेरियल कह सकते हो, सिंपल बात है, बिजली कह सकते हो। अब सोचो ये जो चलाने के लिए कोई भी आज के समय में कि जो बिजली होती है
किसी भी इंडस्ट्री का एक फ्यूल होता है। जैसे कहते हैं कि हमारा मतलब हमारे को भोजन कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, आपकी बिजली। तो ये हो गया। और आपका पानी, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके गैर कारक में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हो और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। अगर हम इसको बात करें इंग्लिश में, तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आप समझना ध्यान से कि अगर आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज किया, मतलब आपने लैंड लेबर कैपिटल अगर आप यूज कर रहे हो, तो उससे आप कोई चीज बना के तैयार करोगे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैंने प्लास्टिक मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो मेरे को प्लास्टिक वगैरह चाहिए, पानी वगैरह चाहिए, इसका जो स्याही वगैरह इंक वगैरह होती है वो सारी चाहिए, तो उससे बनकर मेरे जाके मार्कर क्या बिल्कुल रेडी होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो आपका मतलब कि जो कारक और नॉन कारक मतलब कारक और गैर कारक, और दूसरा क्या आपका कि जो उत्पादन, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। ऑफकोर्स अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह का यूज़ करोगे तो आपका मीन्स ऑफ जो आपका प्रोडक्शन लेवल होगा क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है कि आगते या फिर कारक। आगते हमने क्या पढ़ा है, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके आगते, मतलब आप कारक भी कह सकते हो, गैर कारक भी, फैक्टर और नॉन फैक्टर, ये किस में जाएंगे, आपके आगते में। और दूसरा कह रहे हैं कि निर्गत और आपका उत्पादन। आप यहाँ पर कह सकते हो कि इनपुट इसे कह सकते हो, इसको आप आउटपुट कह सकते हो कि इनपुट के द्वारा मतलब आपने जो मतलब इनपुट्स पहले आप डालोगे और इनपुट्स के बाद जो आपको वहां पर चीजें बन के रेडी होगी, मतलब जो आउटपुट तैयार होगा, उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, आपका यहाँ पर हम प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशंस को दे दी है। क्या है उत्पादन फलन, आप कह सकते हो कि आगतों और निर्गतों के बीच, आगत अब आपको पता है इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो इनपुट मतलब आप कह सकते आगतों और निर्गतों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। तो आई होप कि आपकी वीडियो मतलब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अगर नहीं तो इसको एक बार आप दोबारा पढ़िए। क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि आपका रॉ मटेरियल होता है, अब सोचो आपका लैंड लेबर अगर आपको सस्ता मिलेगा, तो आपका मतलब आप क्या करोगे, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो उनके भी अगर आपको वही चीज़, आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब जो आपका इनपुट होते हैं, अगर आपको क्या होगा महंगा मिले, तो आपका प्रोडक्शन क्या ज़्यादा होगा, आप ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। तो उस रिलेशन को ही हम क्या कहेंगे, उत्पादन फलन। अब ये जो उत्पादन फलन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमें समझना ध्यान से, एक आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा आपका क्या है, दीर्घकालीन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो रही है, तो अभी आप लोगों का जो ये आपका टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका चैप्टर होगा ये, ठीक है, ये हम शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी आप प्रोडक्शन करने वाले हो, जो भी आप जिस चीज़ का, जिस गुड्स का, जिस सर्विस का आप प्रोडक्शन करने वाले हो, वो आप शॉर्ट टर्म में करोगे। मतलब मीन्स आपका 2 साल 3 साल या 5 साल। आप लॉन्ग टर्म के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप जो मार्केट है या इंडस्ट्री है जो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हो, आप शॉर्ट टर्म में आपको काम करना है। तो आपका पूरा ये जो हमारा चैप्टर जाएगा वो किस में जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म के दौरान हम पढ़ेंगे पूरा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बात करें, देखो अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका उत्पादन अगर आपको बढ़ाना है, क्या कह रहा हूं मैं, आपको अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो आपके पास कारक होते हैं, मतलब आपका स्थिर कारक हो गया, परिवर्ती कारक अभी आगे देखेंगे। तो सिर्फ आप क्या करोगे कि इसमें जैसे कि अगर ये रहा आपका, तो भूमि आपका क्या हो जाएगा, आपका स्थिर कारक हो जाएगा, ठीक है। पूंजी आपका स्थिर, उद्यम आपका क्या स्थिर कारक हो जाएगा। मतलब मशीनरी वगैरह क्या होगा कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, या तो आप रॉ मटेरियल को बढ़ा सकते हो, या तो आप क्या करोगे, श्रम को बढ़ा सकते हो। बस इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा जो आपका टारगेट होगा, आपको कब है, वो शॉर्ट टर्म में आपको काम करना है। और आपका दीर्घकाल में बात करें अगर आप, लेकिन ये आपका टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। आपका जब आप मतलब 11th 12th या फर्स्ट ईयर वगैरह में आप जाके वहाँ पर टॉपिक्स को पढ़ोगे, तब जाके आपको ये सारे के सारे टॉपिक वहाँ पर मिलेंगे। तो हमें इसमें बस वही समझना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म में आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, मतलब आपको कि प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोडक्शन के एरिया में आ रहे हो आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आपको 10 साल
15 साल 20 साल आपको लगातार कंटिन्यू काम करना है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आपने कहीं अपनी इंडस्ट्री को ऐसी जगह लगाया जहाँ पर वो अच्छे से मतलब जहाँ पर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, तो आपके पास पता है कि आपको एक लॉन्ग टाइम आपके पास है, तो आप वहाँ से अपनी इंडस्ट्री को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपके पास जो मतलब फिक्स्ड जो आपके फैक्टर होंगे, मतलब जो स्थिर कारक होंगे, जो परिवर्ती कारक होंगे, आप दोनों को दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। लेकिन हमें चैप्टर को क्या पढ़ना है, सिर्फ अल्पकाल में पढ़ रहा है, तो सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे परिवर्ती कारक होंगे तो उसी के द्वारा ही हम क्या करेंगे, वस्तुओं का या फिर जो सर्विस होगी उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा क्या था कि उत्पादन फलन क्या होता है, और फिर आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, अल्पकालीन, ये हमारे के सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, और आई होप कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें सबसे पहले समझना है कि जो कारक होते हैं ना, वो कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है। एक आपका स्थिर कारक होता है, दूसरा आपका परिवर्ती कारक, मतलब आप कह सकते हो कि एक फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा आपका वेरिएबल फैक्टर। अब हमें डिटेल में बारीकी से समझना है कि ये जो स्थिर कारक का मतलब क्या होता है। स्थिर का मतलब आपका फिक्स रहेगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसको आप कहीं नोट्स बना के लिख लेना कि जो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7 जो आप पढ़ रहे हो, ये आपका चैप्टर नंबर पूरा शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे, आपका लॉन्ग टर्म में नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया कि जब शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हम वस्तु का जो भी प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए सिर्फ क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो वेरिएबल मतलब जो सिर्फ परिवर्ती कारक होगा उसी को चेंज कर सकते हैं, और जो आपका फिक्स होगा उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। तो स्थिर कारक का मतलब क्या, आप सिंपल से कह सकते हो कि स्थिर कारक वे कारक होते हैं जो ठीक जो उत्पादन मतलब जो अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर अल्पकाल में हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना है तो हम फिक्स जो फैक्टर होगा उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे फिक्स फैक्टर। जैसे कि आपका इसमें भूमि हो गई, मशीनरी हो गई और आपका इमारत, ये कौन से कारक होंगे आपके, ये आपके होंगे फिक्स फैक्टर। दूसरा क्या होता है, परिवर्ती कारक। आप कह सकते हो कि परिवर्ती कारक वे कारक होते हैं जो अल्पकाल में परिवर्तित किए जा सकते हैं। मतलब आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपका उसको तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, आपका लेबर हो गया, मजदूरों को बढ़ा सकते हो, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि आप अगर एग्जांपल समझ लो कि मानते हैं कि एक मशीन है, उस पर 2 मजदूर काम कर रहे थे। अगर आपको आपके मार्केट में आपके सामान की डिमांड ज़्यादा हो रही तो आप वहाँ पर क्या कर दो, 2 की जगह 4 उस पर काम करवा दो, लेकिन आप मशीन 2 नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि मशीन आपका क्या है, फिक्स फैक्टर है। तो यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते हो, सिर्फ आपको लेबर को आप वहाँ पर चेंज कर दो, लेबर की क्वान्टिटी को बढ़ा दो या फिर आप घटा दो, वो कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, आपको पता है रॉ मटेरियल होता है, और दूसरा क्या होता है, बिजली। तो ये सारे अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप लोग सिर्फ इसको चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ जो परिवर्ती कारक होता है आप उसको चेंज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो। ये टॉपिक हमारा था स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। तो अगला हम देखते हैं कि जो उत्पादन फलन वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका टोटल प्रोडक्ट, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या आपका एवरेज प्रोडक्ट। अब होता है क्या है उत्पादन, अब समझना ध्यान से, कुल उत्पाद। कुल उत्पाद का मतलब क्या होता है कि एक उत्पाद है, कोई भी प्रोड्यूसर है, उसके द्वारा जितना भी परिवर्ती कारक बता दिया मैंने, आपका जो वेरिएबल फैक्टर होता है, तो वेरिएबल फैक्टर द्वारा जितना भी उसने यूज़ किया उसके द्वारा जितना भी मतलब वेरिएबल जो फैक्टर होता है उसको चेंज करने के दौरान जितना भी उसका उत्पादन होगा 10, 20, 50, 100, तो वो क्या कहलाए आपका कुल उत्पाद। अब यहाँ पर कुल उत्पाद को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप समझना ध्यान से कि जो आपका टीपी निकलेगा कैसे, कि जो सिग्मा होगा वो किसका कर दीजिए एमपी, मतलब आपका एमपी जो निकलेगा उसका आप सिग्मा कर दो तो क्या आएगा आपका टीपी। ये सारी चीज़ें हम जाके अच्छा सा जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट नंबर जो 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ पर एक हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि पेपर में 100% चांस है कि 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। दूसरा क्या होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, आप इसको कह सकते हो सीमांत उत्पाद। ये क्या होता है, देखो सीमांत उत्पाद का मतलब क्या है कि एक परिवर्ती कारक, मतलब एक परिवर्ती कारक में
परिवर्तन करने से जो आपका कुल उत्पादन में वृद्धि होगी ना, वो क्या कहलाएगा? आपका सीमांत उत्पाद। जैसे कि मान लेते हैं, अगर समझना ध्यान से, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 50 मजदूर थे, तो 50 मजदूर मिलके क्या होता था कि यहाँ पर 500 गुड्स बनाते थे। क्या कह रहा हूँ मैं कि जो 50 मजदूर थे वो क्या करते थे कि 500 सामान यहाँ पर बनाते, 500 क्वांटिटी बनाते थे। हुआ क्या कि मान लेते यहाँ पर 51 एक और आ गया दूसरा व्यक्ति काम करने के लिए। अब वहाँ पर क्या हो गया कि 510 आइटमें बन रही। कितनी बन रही है? 510। तो यहाँ पर हमने देखो चेंज किया, क्या श्रम को बढ़ा दिया, कितना था? 1 को हमने बढ़ाया, तो 1 के द्वारा आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 10। तो आप ये 10 को क्या कहोगे? आपका सीमांत उत्पाद। आप कह सकते हो कि एक परिवर्ती इकाई को बढ़ाने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है, ठीक है, या कुल उत्पाद में जो एक्चुअल वास्तविक जो वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद। अगला देखते हैं क्या है, और सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका टी मतलब TP2 और आपका क्या होता है? TP1। मतलब TP2 जैसे कि अगर यहाँ बात करें कि अगर हमें क्या निकालना है? MP निकालना है, तो आपका जो ये वाला क्या कहलाएगा? TP2। मतलब अगर फॉर्मूला क्या होता है? TP2 माइनस में आपका TP1। तो TP2 कितना है आपका? 510, और आपका TP1 कितना है? 500। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? MP आपका 10। कितना आएगा? MP आपका यहाँ पर 10। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सीमांत उत्पाद। अगला देखते हैं हमारा औसत उत्पाद क्या होता है। औसत उत्पाद का मतलब क्या होता है? समझना ध्यान से कि औसत उत्पाद का मतलब क्या होता है कि आपका एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है। आप सिंपल कहते हो कि जब हम कुल उत्पाद को, ठीक है, उत्पादन की इकाइयों से भाग देते हैं, तो उससे जो प्राप्त राशि होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी औसत उत्पाद। तो आज वो टाइम आ गया है, आज वो समय आ गया है जहाँ पर हम आज क्या करेंगे, अपने 6 नंबर के क्वेश्चन को बड़े ईजी वे में क्लियर कर लेंगे। और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि परिवर्ती कारक मतलब परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या होता है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आखिर में इस चैप्टर को हमारी इकोनॉमिक्स में क्यों मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आपको समझना है। जैसे कि अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हम किस पे मतलब किस पे बेस्ड है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के ऊपर है। तो प्रोड्यूसर के बारे में हमने देखा था कि वो जो अगर प्रोडक्शन करता है तो किन किन चीज़ों को लेकर प्रोडक्शन करेगा। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन होगा कि सर वो मतलब जो कारक होंगे, मतलब जो आपके स्थिर कारक होंगे, मतलब आपका भूमि, श्रम, पूंजी हो गया, और इसके अलावा जो आपका कह सकते हो कि गैर कारक मतलब नॉन फैक्टर, उसमें क्या होंगे? आपका कच्चा माल हो गया, बिजली, पानी वगैरह, श्रम, वो सारे उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है कि स्थिर अनुपातों का नियम क्या होता है। तो हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर आपका क्वेश्चन ये 6 नंबर का आता है तो आप लोगों को पूरा की पूरी डिटेल लिखनी होगी, तभी जाके आपके पूरे के पूरे 6 नंबर कवर होंगे। तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशंस को बताओगे, टेबल बताओगे, डायग्राम और उसके रिलेशंस को बताओगे। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए देखते हैं। तो जब यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्या करिए, करें कि जब स्थिर कारकों को स्थिर रखते हो। हाँ, अब यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि जब स्थिर कारकों को, मैंने आपको बताया था कि स्थिर कारक कौन से होते हैं, आपका मशीन हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, पूंजी वगैरह। तो ये क्यों? क्योंकि आपका जो चैप्टर पूरा डिजाइन किया गया 11th क्लास में, वो क्या है? आपका शॉर्ट टर्म को मतलब शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर आपको पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब स्थिर कारकों को स्थिर रखते हुए परिवर्ती कारकों, परिवर्ती कारक मीन्स आपका श्रम हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, परिवर्ती कारकों की इकाइयों को लगातार बढ़ाया जाता है, लगातार बढ़ाया जाता है। तो टीपी मतलब जो आपका कुल उत्पाद होता है वो क्या बढ़ती दर से बढ़ता है, तथा एमपी भी बढ़ने लगता है, जिसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहा जाता है। सिंपल ये बात याद रखना कि परिवर्ती अनुपातों का नियम का मतलब क्या होता है कि आपको स्थिर कारक को क्या स्थिर रखना, और जैसे ही क्या करोगे आप परिवर्ती कारक मतलब आपका श्रम और कच्चा माल जैसे आप बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट होगा मतलब आपका जो टीपी होगा वो पहले बढ़ते इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, और फिर क्या वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी के घटने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो परिवर्ती अनुपातों का नियम आपको दो अप्रोच को लेकर चलना है, एक आपका टेबल और दूसरा क्या आपका दूसरा डायग्राम को। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टेबल को नोटिस करेंगे कि टेबल हमारी कैसी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें मतलब यहाँ पर देखें हमने एक टेबल लिया है तो जिसमें हमारे स्थिर कारक क्या है? बिल्कुल फिक्स। अब स्थिर कारक को आप मशीन मान सकते हो कि हमारी मशीन का यहाँ पर बिल्कुल 1 फिक्स है। और अब यहाँ पर देखिए परिवर्ती कारक मतलब आपका श्रम कह सकते हो, मजदूर मतलब पहले 1 थे तो टोटल प्रोडक्शन हमारे कितना था? 2। फिर जैसे हमने मजदूरों को बढ़ाया प्रोडक्शन कितना हो गया? 3। फिर देखो ये लगातार क्या हो रहा है कि परिवर्ती जो कारक होते हैं हमारे लगातार क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन भी लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक नोटिस करोगे
तो अगर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पर आपका क्या बढ़ा है 4 बढ़ा है, और फिर यहाँ पर आपका कितना है 4, और फिर यहाँ पर आपका कितना 2, मतलब 3 और 2 यहाँ पर ये बढ़ा है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी 3 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर आपकी 4, फिर यहाँ पर कितनी 3 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका 2 स्टेज तक देखिए आपका बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो वही कह रहा है कि आपका जब आपका कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो यहाँ पर बढ़ती है तो आपका एमपी भी बढ़ता है। एमपी भी देखो यहाँ से 2 से 3, 3 से 4 बढ़ा। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपका जो कुल उत्पाद होगा ना वो घटती दर से बढ़ेगा, मतलब आपका जैसे कि यहाँ से 1 इनके बीच में 1 का बढ़ रहा है और फिर यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो कुल उत्पाद जब क्या होता है घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है आपका देखो यहाँ से घटने लगा। क्या हो रहा है यहाँ से घटने लगा। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब कुल उत्पाद क्या होता है अपने मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे अपने क्या होता है अधिकतम पॉइंट पे, देखो यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका कुल उत्पाद एमपी क्या होगा आपका सीमांत उत्पाद क्या होगा बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा। और लास्ट देखिए अब यहाँ पर क्या होगा टीपी आपका क्या होगा घटने लगा तो एमपी क्या होगा आपका नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा टेबल था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से आप बताइए टीपी एमपी में संबंध बताइए, फिर परिवर्ती अनुपातों का नियम, तो बस करना कि आप लोगों को डेफिनेशन देना है, डायग्राम टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद आपको 4 या रिलेशन लिख देना। और सेम एज इट इज क्वेश्चन कि आपको पूछा जा सकता है कि आपका मतलब एक रेखा चित्र के द्वारा परिवर्ती अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको डेफिनेशन देना है और फिर आपको डायग्राम बनाना, देन आपको रिलेशन बताना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे जो 6 मार्क्स होंगे वो इजिली आपके कवर जाएंगे। अब हम डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 डायग्राम बनाने होंगे। एक आपका प्रॉपर किसका बनेगा टीपी का बनेगा, दूसरा आपका किसका बनेगा एमपी का बनेगा। तो टीपी हमारे यहाँ पर देखो पहले के मतलब ये आपका बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट डाउन करनी है और आपको ध्यान से सुनना है कि जब आपका कुल उत्पाद मतलब आपका जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं बढ़ते कारक के प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब आपका कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं बढ़ते कारक के प्रतिफल। ये हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये बढ़ा तो आपका देखो ये भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्लियर है। दूसरा क्या है कि जब आपका कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, क्या है कि जब कुल उत्पाद आपका ये यहाँ पर हो रहा है जो घटती रेट से बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको टेबल में बताया था, तो वहां पर क्या होता है कि जो एमपी होता है क्या होता है ये घटने लगता है। एमपी क्या होता है यहाँ पर आपका घटना शुरू हो गया। और फिर तीसरा क्या है कि जब कुल उत्पाद अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है मतलब अधिकतम बिंदु पर आता है तो जो आपका एमपी होता है क्या होता है वो 0 हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका जब कुल उत्पाद क्या होता है घटने लगता है तो एमपी क्या होता है ऋणात्मक। तो यही आपका पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। आपके इधर कुल उत्पाद हो जाएगा, नीचे इकाई है एक्स अक्ष, टीपी आपका इधर मेंशन कर दीजिए। ये आपका क्या कौन सा डायग्राम है टीपी का और यहाँ पर एमपी का और इधर आपकी इकाई है। ये हो गया। और फिर आपको लास्ट में करना है क्या क्वेश्चन के आपको 4 संबंध बताने हैं। तो जैसे कि संबंध मैंने आपको लिखा है पहला क्या है कि जब कुल टीपी या फिर आप कुल उत्पाद कह सकते हो कि जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं टीपी क्या होता है बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। तो एमपी भी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ तक कि क्या बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है हमारा कि जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटने लगता है। क्या कह रहे हैं कि जब आपका कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो एमपी भी क्या होता है घटने लगता है। अब जैसे यहाँ पर ये आपका पूरा घटती दर से बढ़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, तो जो एमपी होगा वो क्या होगा घटने लगेगा। और जो तीसरा रिलेशन कर रहे हैं कि जब कुल उत्पाद क्या होता है कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है मतलब अपने अधिकतम बिंदु पे आता है तो जो आपका एमपी होता है क्या होता है वो 0 हो जाता है या 0 हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि जब कुल उत्पाद क्या होता है आपका जब कुल उत्पाद गिरने लगता है वहां पर आपको टीपी देखो क्या गिर रहा है तो एमपी क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो ये आपके क्या थे इसका डायग्राम पूरा एक क्वेश्चन था और ये हमारा क्या था इस चैप्टर के लास्ट पार्ट था। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो मतलब चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका कोई डाउट्स है तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।